दोस्तों वेलकम टू स्टडी पॉइंट। मैं सौरभ शुक्ला। दोस्तों देखिए, यूपी बीट की जो प्रवेश परीक्षा होने वाली है वो 6 अगस्त को होने वाली है और आज जो है 3 अगस्त हो चुका है। तो आपके पास बिल्कुल भी ज़्यादा समय नहीं बचा हुआ है। देखिए इन 3-4 दिनों में जो आपके पास समय बचा हुआ है, जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर हैं आप ज़रूर उसको लगाइए। देखिए इस बार हम आपको लेकर आए हैं 1 से लेकर पूरे 100 तक के क्वेश्चन, जो कि पिछले कई सालों में जो है बार बार रिपीट हुए हैं। तो आप इन सभी प्रश्नों को ध्यान से देखिएगा। जीके इसमें देखिए, जीके के 50 प्रश्न होंगे प्लस हिंदी के 50 प्रश्न होंगे। तो जीके में अगर आप 35 से ऊपर सही करते हैं तो आपका स्कोर अच्छा माना जाएगा, और हिंदी में भी अगर आप 35 से ऊपर स्कोर करते हैं तो आपका स्कोर जो है अच्छा माना जाएगा। यानी कि सब मिला के 100 में से आपको कम से कम जो है 70 प्रश्न जो है सही करना है। आप कितने प्रश्न सही कर पाते हैं कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप पहली बार हैं जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि एग्जाम होने के बाद एग्जाम का जो है हम आपको सोल्यूशन भी देने वाले हैं। इसके अलावा जो कितना कट ऑफ जा सकता है, काउंसलिंग की प्रक्रिया कैसे होगी, सब जो है आपको जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पूरे 1 से लेकर 100 तक प्रश्न जो है हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो देखिए पहला प्रश्न क्या है। पहला हमारा जो सेक्शन है वो सामान्य ज्ञान का है। तो पहला प्रश्न है कि भारतीय संसद का अर्थ क्या है। तो देखिए जो भारतीय संसद है वो भारत के राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बनता है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। दूसरा है, निम्न में से किस में शीशे की मात्रा अधिक पाई जाती है। देखिए बार बार रिपीट हुए क्वेश्चन ये हैं, तो इन सभी क्वेश्चन को आप जरूर देखिएगा। तो शीशे की सर्वाधिक मात्रा किस में पाई जाती है, सही आंसर हो जाएगा उच्च ऑक्टेन वाले ईंधन में जो है शीशे यानी कि जो लेड की मात्रा होती है वह सर्वाधिक पाई जाती है। अगला प्रश्न हमारा है कि अर्थशास्त्र की रचना किसने की। देखिए ये प्रश्न बहुत बार रिपीट हुआ है, तो जिसको पता होगा तो जानता है, लेकिन आप इसको याद भी रख लीजिए। अर्थशास्त्र जो है कौटिल्य ने लिखा था। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। और पूछता है कि अर्थशास्त्र किस विषय से संबंधित ग्रंथ है, तो ये राजनीति से संबंधित ग्रंथ है। किससे, राजनीति से संबंधित ग्रंथ है। नाम इसका अर्थशास्त्र है लेकिन इसका संबंध राजनीति से है। चौथा प्रश्न है, भारत के राष्ट्रवादी नेताओं ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया था, क्यों। देखिए साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया गया, क्योंकि इस कमीशन के जो सभी सदस्य थे वो अंग्रेज थे, इसलिए इसको व्हाइट मैन कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। पाँचवा है, भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली का प्रस्ताव किसने दिया था। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत बार रिपीट हुआ है। तो बलवंत राय मेहता कमेटी ने जो है पंचायती राज व्यवस्था की, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की अनुशंसा की थी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप याद रखिए। छठा प्रश्न है, संवैधानिक प्रणाली के असफल हो जाने पर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन संविधान की किस धारा के अंतर्गत लागू की जाती है। तो देखिए जो राष्ट्रपति शासन होती है वह अनुच्छेद 356 किसके अनुसार 356 में जो है राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। 352 में जो है नेशनल इमरजेंसी, और 360 में जो है वित्तीय आपातकाल। तो इन तीनों को आप जो है याद रखिएगा। 352 में आपका क्या हो जाएगा, नेशनल इमरजेंसी। 356 में आपका हो जाएगा स्टेट इमरजेंसी यानी कि राष्ट्रपति शासन। जी हाँ, तो हमारा राष्ट्रपति शासन का सही आंसर क्या हो जाएगा 356, और 360 में वित्तीय आपातकाल। सातवां है, लोहे में जंग लगने के लिए किसकी आवश्यकता होती है। तो लोहे में जंग लगने के लिए ऑक्सीजन और जल की आवश्यकता होती है। ऑक्सीजन और जल की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है, सीसा है एक क्या। तो देखिए सीसा क्या है, सही आंसर क्या हो जाएगा, सीसा एक अतिशीतित द्रव पदार्थ है। क्या है, अतिशीतित द्रव पदार्थ। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नौवां है, यूरेनियम अंततः किस तत्व के स्थायी आइसोटोप यानी कि समस्थानिक में बदल जाता है। तो जो यूरेनियम होता है वह सीसा, 9 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा, सीसा के जो है समस्थानिक में बदल जाता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा 9 का जो है सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 10वां, राष्ट्रीय पर्यावरणीय इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो जो राष्ट्रीय पर्यावरणीय इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान है ये हमारा नागपुर में स्थित है। कहाँ पर, ऑप्शन नंबर सी नागपुर करेक्ट हो जाएगा। 11वां प्रश्न है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। देखिए यदि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष पूछा जाएगा तो आपका सही आंसर क्या होगा, सच्चिदानंद सिन्हा। और ऐसे यदि पूछा जाएगा संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वह संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे, तो इनका ही नाम हो जाएगा। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, इनका भी याद रखिए नाम। 12वां प्रश्न है, भारतीय संसद द्वारा विश्व संसदीय प्रणालियों में कौन सी अभिनव चर्चा प्रक्रिया समाविष्ट की गई। देखिए ये क्वेश्चन भी कई बार रिपीट हुआ है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जो शून्यकाल है यह भारत की देन है। शून्यकाल जो है ना 0 आवर होता है, किसकी देन है, भारत की देन है। 13वां है, पोर्टलैंड सीमेंट में जिप्सम मिलाने से मदद मिलती है किसमें। तो पोर्टलैंड सीमेंट में जिप्सम मिलाने से जो है सीमेंट को शीघ्र जमने में से रोकने में मदद मिलती है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 14 नंबर, श्वेत फुफ्फुस रोग पाया जाता है किसमें। तो 14 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी,
पीड़कनाशक उद्योग के कर्मचारियों ने जो पेन किलर का जहाँ पर निर्माण होता है वहाँ के कर्मचारियों में श्वेत फुफ्फुस नामक जो है रोग हो जाता है। 15वां प्रश्न है, आयोडोफॉर्म का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो जो आयोडोफॉर्म होता है इसका प्रयोग पूतिरोधी के रूप में किया जाता है। सही आंसर क्या हो जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगा। 16वां है, पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी समय अवधि पर क्या परिवर्तन पड़ेगा? तो जो है वह उसकी समय अवधि जो है बढ़ेगी। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट होगा। 17वां प्रश्न है, लार किसके पाचन में मदद करती है? देखिए ये भी क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है। तो जो लार होता है वह स्टार्च के पाचन में सहायता करती है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी करेक्ट होगा। मानव शरीर में सबसे बड़ी लंबी अस्थि कौन सी है? तो 18 नंबर में हमारा करेक्ट हो जाएगा उरु अस्थि, जिसे हम क्या कहते हैं? फीमर। फीमर जो है सबसे बड़ी अस्थि होती है, अगर हम इंग्लिश में देखें तो ये बात आप याद रखिएगा, उरु अस्थि। सी करेक्ट हो जाएगा। 19वां प्रश्न है, ल्यूकीमिया या फिर ब्लड कैंसर का कैंसर का लक्षण निम्न में से किसमें असामान्य वृद्धि होती है? तो देखिए ब्लड कैंसर में जो है श्वेत रक्त कोशिकाओं में असामान्य वृद्धि होती है। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट होगा। 20वां प्रश्न है, इस पेड़ की छाल मसाले के रूप में प्रयोग की जाती है, यानी कि कौन से पेड़ की छाल मसाले के रूप में प्रयोग होती है? तो दालचीनी की जो छाल होती है वह मसाले के रूप में प्रयोग की जाती है। तो 21वां प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला मुस्लिम शासक कौन था? तो ये भी प्रश्न कई बार रिपीट हुआ है। इसका सही आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन बख्तियार ने जो है नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया था। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 22वां प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत कौन था? तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज जो है आया था, ये सिकंदर का राजदूत था। और मेगास्थनीज की प्रमुख पुस्तक का नाम भी कई बार पूछा गया, तो उसकी पुस्तक का नाम क्या है? मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम जो है वो इंडिका है, ये कई बार पूछा गया है। 23वां प्रश्न है, रामायण का अनुवाद फारसी भाषा में किसने किया था? तो जो रामायण था इसका फारसी भाषा में अनुवाद बदायूनी ने किया था। ये भी प्रश्न कई बार रिपीट हुआ है। अगला है 24वां, निम्न ब्रिटिश व्यक्तियों में से किसने स्वीकार किया था कि 1857 का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था? तो ये स्वीकार किया था डिज़रेली ने। ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपका। अगला है 25वां प्रश्न, चित्रकारी किसके शासनकाल के दौरान अपने उच्चतम स्तर पर पहुंची? तो देखिए यदि हम चित्रकारी की बात करें तो जहांगीर के शासनकाल में चित्रकारी जो है अपने चरम पर पहुंची। देखिए 3 चीज़ यहाँ पर पूछा जाता है। अकबर के शासनकाल को जो है साहित्य का स्वर्णकाल कहा जाता है, इसको आप याद रखिए। अकबर के शासनकाल को साहित्य का स्वर्णकाल कहा जाता है। शाहजहाँ के शासनकाल को स्थापत्य का स्वर्णकाल कहा जाता है। और जहांगीर के शासनकाल को जो है चित्रकारी का स्वर्णकाल कहा जाता है। तो यहाँ पर 3 प्रश्न घुमा फिरा के पूछा जा सकता है। तो चित्रकारी की बात आएगी तो जहांगीर का सही होगा, साहित्य की बात आएगी तो अकबर, और स्थापत्य की बात आएगी तो शाहजहाँ। 26वां प्रश्न है, सांप्रदायिक निर्वाचन वर्ग भारत में पहली बार किस वर्ष में आरंभ किया गया? तो 26 नंबर का हमारा ऑप्शन नंबर डी 1909 में। देखिए जो पार्लियामेंट्री रिफॉर्म आया था 1909 में, यही क्वेश्चन जो है पार्लियामेंट्री रिफॉर्म में जो है ये बदलाव किया गया था। तो पार्लियामेंट्री रिफॉर्म कब हुआ था? 1909, यही करेक्ट हो जाएगा। 27वां है, ह्वेनसांग किसके शासनकाल के दौरान भारत आया था? तो देखिए ह से ह्वेनसांग, ह से हर्षवर्धन याद रखिए। ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। और फाहयान जो है चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासनकाल में भारत आए थे। और ये क्वेश्चन जो है हर साल जो है रिपीट होता है। 28वां है, वेदों की ओर वापस वेदों की ओर या फिर वेदों की ओर लौटो का आह्वान किसने किया था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने जो है वेदों की ओर लौटो का जो है आह्वान किया था। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। और यहीं पर हम बात करें स्वामी विवेकानंद की, तो स्वामी विवेकानंद ने 1893 के विश्व धर्म सम्मेलन में हिस्सा लिया था। और 1897 में जो है रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। 2 प्रश्न यहाँ से। और राजा राम मोहन राय ने जो है 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ये भी प्रश्न जो है आपको याद रखना है। 29वां है, किसी निश्चित समयावधि में किसी देश में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य को हम क्या कहते हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, उसे हम राष्ट्रीय आय कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होगा। 30 नंबर प्रश्न है, किसी अर्थव्यवस्था में निम्न में से ऐसा कार्य है, कौन सा ऐसा कार्य है जो केंद्रीय बैंक के कार्यों में शामिल नहीं है? तो देखिए विदेशी मुद्रा विनिमय का निर्माण करना है, मौद्रिक नीति का निर्माण करना है, बैंकर के बैंक के रूप में कार्य करना जो है आरबीआई का काम है। लेकिन जो केंद्रीय बैंक जो हमारा आरबीआई, उसका काम सरकारी खर्च पर नियंत्रण करना नहीं है। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 31वां है, उस नई तकनीक को क्या कहते हैं जो एक कृत्रिम दुनिया के सृजन की क्षमता प्रदान करती है और उसमें लोग परस्पर अंतःक्रिया भी करने लगते हैं? तो उसे हम कहते हैं आभासी वास्तविकता। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। 32वां प्रश्न की भूरी क्रांति किसे कहते हैं?
तो देखिए भूरी क्रांति हम कहते हैं भारत में खाद्य प्रसंस्करण एवं शीतल पेयों के उद्योग का विकास को हम भूरी क्रांति कहते हैं। दुग्ध एवं दुग्ध के विकास को हम श्वेत क्रांति कहते हैं। और जो हमारा हरित क्रांति है वो खाद्यान्न के उत्पादन को हम हरित क्रांति कहते हैं। 33वां है भारतीय कृषि का किसी महत्वपूर्ण स्तर तक यंत्रीकरण किस कारण से संभव नहीं है। देखिए भारत में जो कृषि का यंत्रीकरण इसलिए संभव नहीं कि यहाँ पर छोटे जोत क्षेत्र है, यानी कि जो खेतों की जोत क्षेत्र है वो छोटी होती है, इसलिए यंत्रीकरण यानी कि मशीनीकरण करने में कठिनाई होती है। तो 34वां प्रश्न है हीलियम से भरा गुब्बारा वायु में उड़ने लगता है क्योंकि। देखिए हीलियम से भरा गुब्बारा इसलिए उड़ता है क्योंकि हीलियम का घनत्व वायु से कम होता है, इसलिए वह ऊपर उठता है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 35वां है समुद्र समीर बनती है कैसे। तो जो समुद्र समीर होती है वो दिन के समय में बनती है। ऑप्शन नंबर हमारा ए यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला है 36वां प्रश्न कोई व्यक्ति सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी यंत्रों में अंतर क्या देखकर जान सकता है। तो सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी में लेंस की लंबाई और आकार देखकर जो है अंतर किया जा सकता है। 37वां है कुचिपुड़ी नृत्य नाटक किस राज्य से संबंधित है। तो देखिए यदि हम कुचिपुड़ी की बात करें तो ये हमारा कहाँ का हो जाएगा। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, ओडिसी उड़ीसा का है, मणिपुरी मणिपुर का है, भरतनाट्यम तमिलनाडु का हो जाएगा और कथकली जो हमारा केरल का हो जाएगा। 38वां है एक्स किरणों की खोज किसने की थी। तो एक्स किरणों की खोज की थी रॉन्जन ने। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। 39वां है निम्नलिखित में से कौन सा भारत के पूर्वी घाट का एक मुख्य बंदरगाह है। तो यहाँ पर देखिए पूर्वी घाट का पूछा गया, तो जो विशाखापत्तनम है ये हमारा कहाँ पर पड़ता है, पूर्वी घाट पर पड़ता है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। 40वां है शहद की मक्खी का विष कैसा होता है। तो शहद की जो मक्खी का विष होता है वो अम्लीय होता है। कैसा होता है, ऑप्शन नंबर ए अम्लीय होता है। 41वां प्रश्न है संचार नेटवर्क जिसका प्रयोग बड़ी संस्थाओं द्वारा प्रादेशिक राष्ट्रीय और वैश्विक क्षेत्र में किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं। तो उसे हम कहते हैं वैन यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क, और लैन का प्रयोग होता है लोकल एरिया नेटवर्क, यानी कि जब हम किसी संस्था के अंदर ही लोकल रूप से किसी का प्रयोग करते हैं नेटवर्क का तो उसे हम लैन कहते हैं। 42वां प्रश्न है खाना पकाने का तेल वनस्पति घी में किस प्रक्रिया द्वारा बदला जाता है। तो ये बदला जाता है हाइड्रोजनीकरण के द्वारा। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। 43वां प्रश्न है काफ़ी संख्या में कम समय में एक ही जैसे पौधे किस प्रणाली से उत्पन्न किए जा सकते हैं। तो ये उत्पन्न किए जा सकते हैं ऊतक संवर्धन तकनीक से। किससे, ऊतक संवर्धन तकनीक सी करेक्ट हो जाएगा। 44वां प्रश्न है यदि कोई दंड चुंबक दो बराबर हिस्सों में काट दिया जाए तो प्रत्येक टुकड़े की ध्रुवीय शक्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए वह यथावत रहेगी। सही आंसर क्या हो जाएगा, यथावत रहेगी। 44 नंबर का डी करेक्ट हो जाएगा। 45वां है चमगादड़ की ध्वनि कैसी होती है। तो चमगादड़ की जो ध्वनि होती है वो पराश्रव्य होती है। क्या होती है, पराश्रव्य। डी करेक्ट हो जाएगा। 46वां है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी। तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना आगा खान ने की थी। सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा करेक्ट होगा। 47वां है संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों ने विश्व शांति तथा उसकी सुरक्षा की प्राथमिक जिम्मेदारी किसे सौंपी थी। तो वो सौंपी थी सुरक्षा परिषद को, यानी कि सिक्योरिटी काउंसिल। और सिक्योरिटी काउंसिल के 5 वर्तमान में जो स्थायी सदस्य होते हैं वो कौन कौन से हैं, फ्रांस, रसिया, इंग्लैंड, चाइना और अमेरिका। ये 5 स्थायी सदस्य हैं। 48 नंबर प्रश्न है भारत ने अंतर्राष्ट्रीय सुनामी चेतावनी प्रणाली को कब अपनाया था। तो भारत ने अंतर्राष्ट्रीय सुनामी चेतावनी प्रणाली को 2005 में अपनाया था। बी करेक्ट हो जाएगा। 49 है वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी होती है। तो देखिए जो क्षोभ मंडल होती है वायुमंडल की सबसे निचली परत होती है क्या, क्षोभ मंडल यानी कि ट्रोपोस्फेयर। 50 नंबर 2012 ओलंपिक खेलों में निम्नलिखित में से किस देश का प्रथम स्थान था। तो जो 2012 में ओलंपिक खेल हुए थे उसमें संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रथम स्थान था। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हमने 1 से 50 तक जो है जीके के प्रश्न देख लिए। अब हम आते हैं 51 से 100 तक जो है हिंदी के प्रश्न जो है सॉल्व करने वाले हैं। तो हिंदी में आप कितने प्रश्न सही करते हैं ये भी हमें ज़रूर बताइएगा, और ओवरऑल 100 में से आप कितने प्रश्न सही कर पाते हैं ये भी हमें आप ज़रूर बताइएगा। तो देखिए हमारा हिंदी में पहला प्रश्न क्या है, कौन सही सुमेलित है। तो देखिए अनुरक्ति का विरक्ति होता है, सही है। असमय 51 में देखिए हमें पहचाना कि कौन सा सही सुमेलित है। तो अनुरक्ति विरक्ति ही केवल सही सुमेलित है, क्योंकि अनुरक्ति का विलोम विरक्ति होता है। असमय का विलोम कुसमय नहीं होता है। अवसर, सुअवसर, दीर्घायु, चिरायु ये सब गलत हैं। तो अनुरक्ति का सही विलोम विरक्ति होता है। तो सही सुमेलित हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। 52 नंबर प्रश्न है निम्न में से कौन एक शब्दालंकार नहीं है। देखिए अलंकार हमारे 2 होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। तो जो उपमा है यह शब्दालंकार नहीं है। देखिए अनुप्रास हो गया, श्लेष, यमक, ये सब क्या है, शब्दालंकार। जो उपमा रूपक उत्प्रेक्षा होते हैं ये हमारे अर्थालंकार होते हैं। उपमा
रूपक, उत्प्रेक्षा ये अर्थालंकार होते हैं। निम्न में से कौन अर्थालंकार नहीं है? तो देखिए अब यहाँ पर हमें अर्थालंकार कौन सा नहीं है, तो जो वक्रोक्ति है यह शब्दालंकार है। क्या है ये? अर्थालंकार नहीं। हमने अभी बताया कि अर्थालंकार में उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा आते हैं। वक्रोक्ति क्या है? ये शब्दालंकार है। 54 है, निम्न में से कौन एक भिन्न है? तो भिन्न कौन सा? देखिए यमक, श्लेष और वक्रोक्ति ये सब शब्दालंकार है। दृष्टांत क्या है? ये अर्थालंकार है, तो ये भिन्न है। 55 नंबर, निम्न में से कौन मात्रिक छंद का उदाहरण है? तो मात्रिक छंद क्या हो जाएगा? देखिए जो बरवय है ये क्या है? मात्रिक छंद है। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा वार्णिक छंद है? तो देखिए वार्णिक छंद हमारा मंदक्रांता होता है। क्या होता है? मंदक्रांता, जिसमें हम वर्णों की संख्या जो है गिनती होती है। अगला प्रश्न है 57, शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो देखिए शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद होता है। क्या होता है? निर्वेद होता है। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगा। अनुराग किस रस का स्थायी भाव है? अनुराग किस रस का स्थायी भाव है? तो अनुराग वात्सल्य रस का स्थायी भाव है। कि सही आंसर क्या हो जाएगा? वात्सल्य रस का। वीर रस का स्थायी भाव बताइए क्या होता है? तो वीर रस का स्थायी भाव होता है उत्साह। रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो रौद्र रस का स्थायी भाव होता है क्रोध। और शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है? निर्वेद। आप सभी स्थायी भाव जो है जरूर याद रखिए, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। संधि से देखिए आपके 2 से 3 प्रश्न बनने की संभावना पूरी रहती है, 3 से 4 प्रश्न भी आ सकते हैं। तो संकर का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो सम प्लस कर होगा। क्या होगा? समकर। आप जो है सम प्लस कर जो है संकर का सही संधि विच्छेद हो जाएगा, सम प्लस कर। तो यहाँ पर हमारा व्यंजन संधि हो जाएगा, व्यंजन। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 60 नंबर है, व्यर्थ का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो वी प्लस अर्थ होगा। व्यर्थ का क्या हो जाएगा? तो देखिए व्यर्थ का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? वी प्लस अर्थ। क्या हो जाएगा? वी अर्थ, व्यर्थ। तो वी प्लस अर्थ जहाँ पर होगा वो सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है 61 नंबर प्रश्न कि निम्नलिखित में से एक वाक्य में क्रिया भक्षण जो है करने के अर्थ में प्रयुक्त हुई है। यानी कि करना, कोई भी काम करने के अर्थ में प्रयुक्त हुई है। तो किस में करने के युक्त में प्रयुक्त हुई है? तो वह हराम का पैसा खाता है, ये जो है करने के युक्त में प्रयुक्त तो नहीं हुआ है। वह जूते खाता है, ये भी करने के अर्थ में नहीं है। वह कसम खाता है, ये भी करने के अर्थ में नहीं है। वह आम खाता है, यह जो है यहाँ पर खाना जो है करने के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। तो डी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। 62 है, तू डाल डाल मैं पात पात का अर्थ क्या है मुहावरे में? तो 62 नंबर का हमारा सही अर्थ हो जाएगा कि चालाकी का जवाब चालाकी से देना। तू डाल डाल मैं पात पात। तो यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट होगा। 63 नंबर है, अकाल पीड़ित में कौन सा समास है? तो देखिए समास देखते ही आपको इसका विग्रह करना है। तो अकाल पीड़ित का अगर हम विग्रह करेंगे तो हो जाएगा अकाल से पीड़ित। अकाल पीड़ित का मतलब क्या हो गया? अकाल से पीड़ित। तो जहाँ पर से आएगा तो कर्ता ने कर्म को कर्ण से के द्वारा। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? कर्ण तत्पुरुष। तो तत्पुरुष समास यहाँ पर हो जाएगा हमारा कर्ण तत्पुरुष। सी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। 64 नंबर है कि अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद कीजिए। तो अन्वेषण का जो सही संधि विच्छेद होगा वो अनु प्लस एसड़ होगा। क्या होगा? अनु एसड़। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा सही हो रहा है? ऑप्शन नंबर डी, अनु प्लस एसड़ जो है करेक्ट हो जाएगा। 65 नंबर है, निम्नलिखित शब्दों में योग रूढ़ शब्द कौन सा होता है? देखिए रचना की दृष्टि से शब्द 3 प्रकार के होते हैं, योग शब्द, यौगिक शब्द, रूढ़ शब्द और योग रूढ़। तो योग रूढ़ शब्द वे होते हैं जो देखने में तो यौगिक लगते हैं लेकिन इनका अर्थ रूढ़ होता है। जैसे कि चक्रपाणी, यानी कि चक्र को धारण करने वाले भगवान विष्णु। तो चक्रपाणी क्या है? देखने में तो ये यौगिक लग रहा है लेकिन इसका अर्थ जो है रूढ़ है, विष्णु है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, चक्रपाणी जो है योग रूढ़ हो जाएगा। गोधूम तद्भव है किसका? तो गोधूम जो है ये तद्भव है गेहूं का। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। तल्लीन शब्द में सही उपसर्ग क्या होगा? देखिए उपसर्ग शब्द के प्रारंभ में लगता है। तो तल्लीन का अगर विच्छेद करेंगे हो जाएगा तत् प्लस लीन। क्या होता है? तत् प्लस लीन। तो तत्लीन जहाँ पर लिखा होगा वो सही हो जाएगा तत्लीन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। 67 में क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, तत् प्लस लीन। 68 है कि शिव का कौन सा अर्थ नहीं है? देखिए शिव मतलब महादेव होते हैं, पशुपति शंकर होते हैं, चक्रपाणी भगवान विष्णु को कहते हैं। तो हमारा शिव का अर्थ सी चक्रपाणी नहीं है। कारक के कितने भेद होते हैं? 69 नंबर में। तो हमारा डी हो जाएगा 8।
कर्ता, करने, जो कर्ता हो गया, कर्म, करण से के द्वारा, ये सब 8 प्रकार कारक होते हैं। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 70 है, केशव कहीं न जाए का कहिए पंक्ति के रचनाकार कौन है? तो इस पंक्ति के रचनाकार हैं तुलसीदास, सी करेक्ट हो जाएगा। 71 है, सूरदास प्रेमचंद के किस उपन्यास का पात्र है? तो सूरदास प्रेमचंद का जो रंगभूमि उपन्यास है उसका एक पात्र है, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिए 72-74 में क्या करना है, दिए गए प्रत्येक वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति उसी वाक्य में काले शब्द के उपयुक्त विलोम द्वारा करना है, यानी कि काले शब्द का जो है हमें विलोम ढूंढना है। तो भारतीय दृष्टि आध्यात्मिक है, जबकि पाश्चात्य दृष्टि का आधार क्या है? तो देखिए आध्यात्मिक का विलोम ढूंढना है, तो आध्यात्मिक का विलोम होता है भौतिक। आध्यात्मिक का विलोम क्या हो जाएगा? भौतिक। स्वच्छ जल के अभाव में हमें, स्वच्छ का क्या हो जाएगा? स्वच्छ का होता है दूषित। स्वच्छ जल के अभाव में हमें दूषित जल पीकर ही प्यास बुझानी पड़ी, तो स्वच्छ का हो जाएगा दूषित, ऑप्शन नंबर ए। परतंत्रता का विलोम क्या हो जाएगा? तो परतंत्रता का विलोम हो जाएगा स्वतंत्रता, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। 75 नंबर है, यथार्थ किस समास का उदाहरण है? तो देखिए यथार्थ में क्या हो जाएगा? यथा प्लस अर्थ, यथा अर्थ। तो देखिए यथा यहाँ पर एक उपसर्ग की तरह कार्य कर रहा है, एक अव्यय की तरह कार्य कर रहा है। तो जहाँ पर भी शब्द के प्रारंभ में कोई अव्यय जुड़ता है वहाँ पर हमारा अव्यय भाव समास होता है, जैसे कि प्रतिदिन हो गया, यथार्थ हो गया, ये सब जो हमारे अव्यय भाव समास में आ जाएंगे। 76 है, मुंह तोड़ शब्द में कौन सा समास है? तो मुंह शब्द में क्या हो जाएगा? मुंह को तोड़, कर्ता ने कर्म को, कर्म तत्पुरुष, यहाँ पर क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास। पाप पुण्य में कौन सा समास है? तो पाप और पुण्य। देखिए जहाँ पर भी पाप और पुण्य, जहाँ पर भी ये आपका योजक चिन्ह होता है, जहाँ पर और शब्द का लोप होता है वहाँ पर हमेशा क्या होता है? हमेशा द्वंद्व समास होता है। पाप और पुण्य, सुख और दुख, राजा और प्रजा, दिन और रात, ये सब हमारे क्या हो जाएंगे? द्वंद्व समास। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 78 है कि दिगंबर में कौन सा समास है? तो दिगंबर का विच्छेद क्या हो जाएगा? दिशाएं ही जिसके वस्त्र हैं। दिगंबर मतलब दिशाएं जिसके वस्त्र हैं, अर्थात बहुब्रीहि समास हो जाएगा। 78 नंबर में क्या हो जाएगा? बहुब्रीहि समास, ऑप्शन नंबर बी। 79 से 81 में 4 समूह दिए गए हैं, प्रत्येक समूह में एक शब्द की वर्तनी ठीक प्रकार से दी गई है, तो ठीक वाली वर्तनी आपको चुननी है। तो देखिए व्यवहारिक गलत है, व्यवहारिक गलत है, ये भी गलत है, व्यावहारिक सी वाला जो है सही है। उज्ज्वल लिखना है हमें, तो उज्ज्वल कैसे लिखते हैं? 2 बार आधा ज, 2 बार आधा ज व ल, तो उज्ज्वल में 2 बार आधा ज जहाँ पे लगा होगा वो सही होगा। तो देखिए इसमें जो है 80 नंबर में हमारा क्या सही हो जाएगा? कोई भी सही नहीं लिखा हुआ है। देखिए उज्ज्वल जो है कोई सही नहीं लिखा, 2 बार आधा ज होता है, व और ल, तो उज्ज्वल आप जो है इस प्रकार से लिखेंगे। 81 है कि उपरयुक्त कौन सही है? उपरोक्त सही होता है, उपरोक्त, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 82-84 में क्या करना है? निम्न प्रश्नों में दिए गए मुहावरों और लोकोक्तियों के अर्थ बताने के लिए 4 विकल्प हैं, उपयुक्त विकल्प चुनना है। तो घी के दिए जलाना मतलब क्या होता है? घी के दिए जलाना मतलब खुशी मनाना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। सिर चढ़ाना मतलब क्या हो जाएगा? सिर चढ़ाना मतलब हमारा हो जाएगा बहुत आज़ादी देना, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आम के आम गुठलियों के दाम का सही अर्थ क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा जिसमें सब लाभ ही लाभ हो उसे हम कहते हैं आम के आम गुठलियों के दाम। 85 नंबर है, हरिगीतिका छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो हरिगीतिका छंद के प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती हैं, डी करेक्ट हो जाएगा। कलम का सिपाही किसे कहा गया है? तो मुंशी प्रेमचंद को जो है कलम का सिपाही कहा गया है, ए ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निष्फल किस प्रकार की संधि है? तो देखिए निष्फल का हम विग्रह करेंगे तो क्या आ जाएगा? निह प्लस फल, तो निह यानी कि हमारा विसर्ग संधि हो जाएगा, तो निफल क्या हो गया? विसर्ग संधि। ऊ ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? तो ऊ का उच्चारण स्थान जो है कंठ से होता है, क्या होता है? कंठ से, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आकाशदीप किसकी रचना है? तो आकाशदीप जो है जयशंकर प्रसाद की बहुत ही प्रसिद्ध रचना है, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अंधा युग किसकी रचना है? तो जो अंधा युग है यह किस प्रकार की रचना है? तो अंधा युग जो है एक प्रकार का काव्य नाटक है, तो 100 का सी करेक्ट हो जाएगा। कोणार्क नाटक के लेखक कौन है? तो कोणार्क नाटक जो है जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा लिखा गया है, बी जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अनामिका किसकी रचना है? तो अनामिका परमल जो है ये सब जयशंकर प्रसाद की रचनाएं हैं। 92 नंबर का हमारा, देखिए 92 नंबर का हमारा सही आंसर हो जाएगा। अनामिका जो है ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। यदि ए ओ ए औ के बाद कोई स्वर आए तो इनके स्थान पर क्रमशः अ औ आए आओ हो जाता है, तो यह कौन सी संधि हो जाएगी? तो यह यड़ संधि हो जाएगी, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर 93 का बी करेक्ट हो जाएगा। अगला है
94 से 96 बताना कि दिए गए वाक्यों में काले शब्दों के पर्याय जो है लिखने हैं, यानी कि पर्यायवाची लिखना है। धरती का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? वसुधा। धरती का पर्यायवाची सही क्या होता है? वसुधा। डी करेक्ट हो जाएगा। 95 है, नदी जीवन भी देती है और विनाश भी कर सकती है। तो नदी का पर्यायवाची इसमें से कौन सा है? तो नदी का हमारा यहाँ पर 95 नंबर का सी हो जाएगा, सरिता जो है सही हो जाएगा, सरिता। सुरसरी देव नदी जो है गंगा की पर्यायवाची होती है। वायु का यहाँ पर पर्यायवाची क्या हो जाएगा? तो वायु का पर्यायवाची हमारा हो जाएगा यहाँ पर 96 का सी। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? देखिए सूची मतलब पवित्र होता है, सर मतलब सरोवर होता है, सवर्ण मतलब सर्ग मतलब अध्याय होता है, स्वर्ण मतलब सोना नहीं होता है। देखिए स्वर्ण मतलब सोना होता है, तो सी यहाँ पर सुमेलित नहीं है। अदृश्य शत्रु अर्थ के अनुरूप उपयुक्त मुहावरा कौन सा है? तो हम किसे अदृश्य शत्रु कहते हैं, यानी कि आस्तीन का सांप को अदृश्य शत्रु कहा जाता है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। गिराना किस प्रकार की क्रिया है? तो देखिए गिराना, उठाना, ये सब जो है प्रणार्थक के अंतर्गत आते हैं, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और अंतिम प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? तो देखिए 100 नंबर का हमारा हो जाएगा डी, जो दिन है यह स्त्रीलिंग नहीं है। इसके अलावा सुबह, सांझ और दोपहर जो है स्त्रीलिंग है, दिन जो है स्त्रीलिंग नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए इस वीडियो में हमने जीके प्लस हिंदी के पूरे 100 प्रश्न डिस्कस किए हैं। आपने 100 में से कितने प्रश्न सही किए हमें ज़रूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर शेयर करिए। चैनल पर पहली बार आए तो जरूर सब्सक्राइब करिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।